गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जो मैंने कंटेंट शेयर किया है, क्या वो आपको दिख रहा है सर? इसमें थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? मैडम कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, आपकी शक्ल जरूर दिख रही अच्छा, है। मैं कर रही हूँ सर, शेयर कर रही हूँ। अब हो रहा है सर शेयर? अब हो गया। बच्चों आपको दिख रहा है? यस सर। मैडम यस ये रेशियो वाला पोर्शन है, हमने स्टैटिस्टिक्स वाला करना है ना? स्टैटिस्टिक्स, हाँ जी सर, मैं आ रही हूँ उस पे, अभी मैंने ये स्टार्ट ही किया है। आई थिंक मॉड्यूल 4 है आपका। आई थिंक लास्ट है मैडम, लास्ट। हाँ जी सर। यहीं से स्टार्ट है ना सर? यहीं से स्टार्ट करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है मैम, ओके। पहले भी है शायद, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पहले भी परमुटेशन है। हाँ, स्टैट्स का इसका डेफिनेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। ये 4.1 से होगा मैडम जी। यस। हाँ। ये 4.1 इंट्रोडक्शन। यस। तो अभी हमने जो आपका ये मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स का, मैं पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ से आपका स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट है। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा क्या है हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स इज द गेम ऑफ डाटा। हम सब जानते हैं डाटा हमारे पास है, उसी से हमने मीन मोड मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसने स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें डाटा से हमें इंफॉर्मेशन बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो डाटा हमारे पास, अब जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, अभी सर ने बताया कि मेरिटोरियस स्कूल के आप स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर मैं डाटा बनाना चाहूँ कि कितने स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, उसकी कितने % मार्क्स आए, क्या नाम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को ही स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो उसके हम दो तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास आएगा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व, ओजाइव एंड पाई चार्ट। तो ये सब हमने इस मॉड्यूल में सीखना है। स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। यस। तो यहाँ हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट सेंस, प्लूरल एंड सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन इट्स प्लूरल फॉर्म इट रेफर्स टू द न्यूमेरिक डाटा collected in a systematic manner with some defined aim and objective. जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, then we have some aim, we have some objective कि हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्या काम करना है हमें उससे, what is our
aim to achieve the so why we are collecting the data in views such as number of persons suffering from malaria in different colonies of Delhi and number of unemployed girls in different states of India. These are the examples. अगर हम मेडिकल लाइन में कुछ काम कर रहे हैं और हमें देखना है कि मलेरिया से सफरिंग कितने लोग हैं, उसका डाटा कलेक्ट करना है, या फिर अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, उसमें से अनएम्प्लॉयड गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स और बॉयज की रेशो कितनी है, आप डेली न्यूज में भी देखते हो कि कितनी रेशोज, आप अपने सिलेबस में भी पढ़ते हो कि गर्ल्स और बॉयज की क्या रेशो है हमारे इंडिया में, हरियाणा में क्या रेशो है, पर मिनट कितने स्टूडेंट कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सब स्टैटिस्टिक्स से ही होता है. तो हमें डाटा कलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द डाटा. In a singular form, the word statistics means science of statistics that deals with the principles. अब देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं. आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको भी पता होगा कि अकाउंट्स में हमारे पास प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कंसेप्ट्स भी होते हैं, और हमारे पास न्यूमेरिकल भी होते हैं जिसमें हम जर्नल लेजर करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में भी सेम है. प्लूरल सेंस में हमने देखा कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, बट सिंगुलर में हमें उसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं कि हमें उसको यूज कैसे करना है, और स्टैटिस्टिक्स डाटा को कलेक्ट कैसे करना है. कलेक्ट कर लिया तो उसको एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज करके उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ताकि वो किसी मीनिंगफुल सेंस में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें, उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकें, जो हमें चाहिए वो हम निकाल सकें. क्लियर? Statistics when used in a singular form refers to the branch of knowledge. अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक नॉलेज है, एक ब्रांच है जो हमें मैथमेटिक्स का एक पार्ट है कि हाँ हमें पढ़ना है, ये स्टैटिस्टिक्स है. बट प्लूरल सेंस में ये एक न्यूमेरिकल डाटा है, हमें कलेक्ट करना है और उसको एक सेंसिबल रिपोर्ट में क्रिएट करना है. क्लियर? यस मैम. डेफिनेशन मेक्स इट क्लियर. अब देखो जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसका मीनिंग पढ़ा, ठीक है. सो शुड पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी चीज की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके सारा क्रक्स आगे खत्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसके एट्रीब्यूट्स पर. तो स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल और न्यूमेरिकल, प्लूरल मींस न्यूमेरिकल और सिंगुलर मींस उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स, उसके कंसेप्ट. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लूरल सेंस के? स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. अभी मैंने आपको बताया कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं. अगर आपको पता है कि हम 10 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, डोर टू डोर एम्प्लॉइज बनाए जाते हैं जो डोर टू डोर जाके लोगों से पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, बच्चे कितने हैं. इवन देन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर आए थे वो पेट्स भी अब काउंट करने लगे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स एग्रीगेट करना. स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज. स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. उसके कॉजेज भी होते हैं. हम एक स्टैटिस्टिक्स निकालने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट निकालने जा रहे हैं, क्या हम एजुकेशन लेवल निकालने जा रहे हैं, क्या हम सीनियर सिटीजन्स के नंबर निकालने जा रहे हैं, क्या हम एम्प्लॉयड पर्सन्स, एजुकेटेड अनएजुकेटेड क्या करने जा रहे हैं. दीज आर द डिफरेंट कॉजेज कि हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद उसको न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में ही लिख सकते हैं कि एक घर में कितने लोग हैं. ये तो नहीं लिख सकते कि सबके नाम, वो तो हमें काउंट करना और स्टैटिस्टिक्स करना भी मुश्किल हो जाएगा. स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिक्स के साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए, वांटेड रिजल्ट्स. Statistics should be enumerated and estimated according to the reasonable standards of accuracy. अब यहाँ रीजनेबल वर्ड जो है वो बड़ा डोमिनेट करता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं आ सकती, चाहे आप डोर टू डोर भी जाके कलेक्ट कर रहे हो डाटा. वोट के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, वोटर आई कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड आपको पता है सबके बन चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी रह जाती है. तो रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स में आएंगे आप आगे जब हम करेंगे कि 95% एक्यूरेसी है या 98% एक्यूरेसी है, तो रीजनेबल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि कितने परसेंट हमारा डाटा एक्यूरेट है. स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन ए सिमेट्रिकल मैनर.
एक ही मैनर में हमें कलेक्ट करना है। एंड स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड ऑन द प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो जो हम पहले ही बता रहे हैं कि प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, तभी हम एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जिसको अगर आप हाईलाइट करोगे तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समरी में बता रही हूँ। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, reasonable standards of accuracy, symmetrical manner, predetermined purpose and relation to each other। तो ये आपके बोल्ड पॉइंट्स बनते हैं जिनको आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि आपके पास एमसीक्यू है आई थिंक ज्यादा, तो आपको बोल्ड पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, उसके इसमें से कौन सा नहीं है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देन मेक इट क्लियर, क्योंकि जो भी एमसीक्यू वाले स्टूडेंट होते हैं उनको मैं सीधा ये बोलती हूँ कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप इस तरह से पढ़ो कि आपने पेपर बनाना है, इसमें से क्या एमसीक्यू बन रहा है। मेक इट इन योर माइंड ऑलवेज व्हेन यू आर रीडिंग कि व्हाट एमसीक्यू मे बी डन फ्रॉम दिस लाइन ओनली। हर लाइन को इस तरह से पढ़ो कि क्या एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स और सिंगुलर सेंस। अब ये दूसरा आ गया हमारे पास। सिंगुलर सेंस मींस उसकी थ्योरेटिकल पार्ट, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। दिस इज द पार्ट ऑफ सिंगुलर पार्ट। Statistical method provide a set of tools which can be profitably used by different sciences in the manner they deemed fit. The term statistics in this context has been defined differently in different authors. अब देखो, जब हमें statistics यूज करनी है, उसके अब हम बहुत सारे methods आगे करने वाले हैं, जिसमें मीन मोड मीडियन तो शायद आपने पहले भी किया होगा 10th में। इंडेक्स नंबर आएगा आपके पास, कोरिलेशन आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी आएगी, रिग्रेशन आएगा। All these are methods of statistics and part of singular sense. But उसके अंदर हमें फिर बात वही आती है कि हम किस चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना है। देखो, आपने सिंगल पर्सन कहीं जाना है, आप गाड़ी में जाओगे, आप साइकिल में जाओगे, आप ऑटो में जाओगे, आप स्कूटर में जाओगे, यू हैव डिफरेंट। आपने ट्रेन में जाना है, आपने एरोप्लेन में जाना है, आपने कैब करनी है, कितने सारे हमारे पास मेथड होते हैं, उसमें से जो हमें सूट करता है। अब आपको अपनी गली में ही मार्केट तक जाना है तो आप एरोप्लेन में नहीं जाओगे ना, आप साइकिल पे ही जाओगे या पैदल भी जा सकते हो। इसी तरह स्टैटिस्टिकल मेथड है, हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ये सब हम इसके अंदर सीखेंगे। और हर मेथड को कैसे यूज करना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है मेथड का, और उसको कहाँ पर फिट करना है। तो फ्यू डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में भी, कॉल्ड अ साइंस ऑफ काउंटिंग। तो ये डिफरेंट ऑथर्स ने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दी हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ये थोड़ी अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है क्योंकि इसमें सारा आ गया। जैसे आप उसमें पढ़ते हो अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी वही है। कलेक्शन, सबसे हमें कलेक्ट करना होता है पहले डाटा, फिर उसको हम प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से, हमें क्या पर्पस है हमारा, उसको देखते हुए। प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस होती है एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशंस पढ़ सकते हो आप, है सब में वही। देखो नेक्स्ट भी उसने यही बोला, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो अब कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, आपने डाटा कलेक्ट करना है। वेरियस डाटा कलेक्ट करने के भी बड़े सारे मेथड होते हैं। सेंसस मेथड आगे डिटेल में भी आएगा आपके पास, ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर वही बात आती है, मैं आपको बोलूंगी कि आपको हर लाइन में ये देखना है कि इसमें से एमसीक्यू क्या बनता है। सेंसस, सैम्पलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब क्या है, मेथड्स फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। देखो, सेंसस का मतलब क्या होता है, डोर टू डोर जाना। तभी हम जब 10 साल के बाद अपनी पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको सेंसस बोलते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है कि मुझे सीनियर सिटीजन्स की, पढ़े लिखे लोग चाहिए या सीनियर सिटीजन चाहिए। एक कॉलोनी में मान लो 50 घर हैं, उसमें से मैं 10 घरों से पूछ लेती हूँ, तो वो मैंने सैंपल ले लिया, मैं डोर टू डोर नहीं जा रही बट मैंने सैंपल ले लिया। तो सेंसस और सैंपल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है कि प्राइमरी डाटा होता है कि जहां डाटा जनरेशन है हम वहीं से कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा है कि हम किसी और सोर्स से कलेक्ट करते हैं। जब हम डोर टू डोर जाते हैं वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है, लेकिन वही पॉपुलेशन का डाटा अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले लूं, किसी
ऑलरेडी जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ डाटा है किसी न्यूज़पेपर में से, किसी मैगजीन से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा, सॉरी कलेक्शन ऑफ डाटा और सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ये डिफरेंस है। आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो पहला स्टेप था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है, सूटेबल क्या है, फिर वही बात आती है कि हमारा पर्पस क्या है। तो प्रेजेंटेशन के भी बहुत सारे मेथड हम करेंगे, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट आपने देखा होगा, कभी आपने अगर गूगल पे देखा हो, शेयर मार्केट देखी हो या और भी चीजें आप देखते हो, तो आपको बहुत सारी तरह से प्रेजेंटेशन होती है। कहीं तो ग्राफ लाइन चार्ट बनाया होता है, कहीं हिस्टोग्राम बनाया होता है, कहीं पाई चार्ट बनाया होता है। तो हम बहुत सारी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए प्रेजेंटेशन, सूटेबल फॉर्म में होना चाहिए, मास डाटा को कलेक्ट करके, और इस तरह से होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंड करना, कोई भी उसको देखे तो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, एनालाइज कर पाए। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है? द मास डाटा कलेक्टेड शुड बी प्रेजेंटेड इन ए सूटेबल कंसाइज फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। एनालिसिस इंक्लूड कंसिडरेशन, समराइजेशन, कंक्लूजन। जो आपने डाटा प्रेजेंट किया उसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए और कंसाइज करना, ताकि उसको समराइज करना कि उससे हम कंक्लूजन ले सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। जैसे अगर आप अपनी अकाउंटिंग में देखो, आप अगर ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस बना देते हो, तो उसको हम जब प्रेजेंट करते हैं तो मैनेजमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हमारे उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उससे कंपनी के बारे में जानते हैं, तो उससे डिसीजन लेती है हमारी मैनेजमेंट। तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डाटा बाय मींस ऑफ मेज। अब लेकिन वो हमारा अकाउंटिंग पार्ट है। स्टैटिस्टिकल में हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं किसी डाटा की, मींस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिप्रेशन, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। वो भी प्रेजेंटेशन है, ये भी प्रेजेंटेशन है। दोनों प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? ये भी वो कह रहा है प्रेजेंटेशन इज ए सूटेबल कंसाइज फॉर्म, यहाँ भी वो कह रहा है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मैंने ये बोला कि मुझे ना सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो सीएम में कर रहे हैं ना, उनका डिटेल चाहिए। मैंने सर को बोल दिया, सर ने कहा ठीक है ओके। उन्होंने मेरे को दिया ग्राफ और मैंने बना दिया, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी बना दिए, उसका हिस्टोग्राम बना दिया या कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो वो क्या है, उसके मेरे को आपके +2 के मार्क्स चाहिए, मैंने ले लिया, डाटा बना लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल, हिस्टोग्राम, जो भी मुझे चाहिए मैंने बना लिया। बट मुझे ये चाहिए कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं सबके। सपोज करो कि मुझे अपनी मैनेजमेंट को बताना है कि ये बच्चे ना एवरेज 90 से नीचे कोई भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आपकी एवरेज मीन निकालना पड़ेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मीन निकालूंगी मैं। तो अब देखो मैंने दो तरह से प्रेजेंट किया ना, एक तो मैंने आप सबका डाटा प्रेजेंट किया, चाहे मैं किसी भी फॉर्म में करूं, ठीक है। फिर मैंने उसको और समरी करके एक क्रक्स निकाल दिया कि ये सब बच्चे 90 से कम कोई भी नहीं है जी। तो वो एनालिसिस ऑफ डाटा हो गया। क्लियर हुआ ये सब? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो मैम। ओके गुड। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। लास्ट स्टेप आता है ड्राइंग कंक्लूजन। उसके बाद हमने कंक्लूजन निकालना है उससे, फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड एज फिगर टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो वो अपने आप बोलेंगी भाई ये मेरिटोरियस। कोई भी अगर आपके बारे में बात करेगा, अच्छा आप किनको पढ़ा रहे हो, मैं कहूंगी जी मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, उनमें से तो कोई भी 90% से कम आता ही नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि किसी एवरेज स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अच्छा वो बिलो 60 होंगे या बिलो 70 होंगे। सो एक इंटरप्रिटेशन होगी, एक मार्कअप बन गया कि हाँ जी ये बच्चे तो पास हो ही जाएंगे, इनके तो इतने मार्क्स आ ही जाएंगे। Having briefly discussed some of the definitions of the term statistics and having seen their drawbacks, we are now in position to give simple complete definition of statistics in the following word. तो अब आपको definition इन सारे characteristics से समझ आ गई statistics की। सिंगुलर फॉर्म कर रहे हैं हम, प्लूरल हमारी न्यूमेरिकल थी, सिंगुलर के में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो statistical numerical statement of facts capable of analysis and interpretation, and science of statistics study the principle and methods used in collection, presentation, analysis and interpretation. अब स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का?
इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या करते हैं, आप सीएम में कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसका स्कोप होता है ना, हम कहेंगे इसका क्या स्कोप है जी, हमने कल को जॉब करनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है, हम जीएसटी में प्रैक्टिस करेंगे, हम ये करेंगे, स्कोप देख के ही हम कोई काम करते हैं ना। तो हम स्टैटिस्टिक्स भी क्यों कर रहे हैं, उसका स्कोप देखना है हमें, कहाँ वो काम आएगी हमें। स्टैटिस्टिक्स आर, अभी तो मैंने आपको इतने सारे स्कोप बता दिए है ना। तो स्टैटिस्टिक्स आर स्टार्स out of which I like every other economist have to make bricks। देखो इकोनॉमिक्स में तो स्टैटिस्टिक्स के बिना काम चलता ही नहीं है। जैसे कंजम्पशन, आपको कंजम्पशन का डाटा निकालना है कि हाँ जी किसी चीज की कितनी कंजम्पशन है। अनेबल अस टू फाइंड आउट वे इन विच पीपल इन डिफरेंट स्टार्टा ऑफ सोसाइटी स्पेंड देयर इनकम। तो इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें पता है कि कंजम्पशन की कितनी वैल्यू है, तो कंजम्पशन कितनी हो रही है वो भी तो एक स्टैटिस्टिक्स है, उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन, अब कंजम्पशन हो रही है तो प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, उसको देखेगा प्रोड्यूसिंग वर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसको भी अपना कंजम्पशन का डाटा लेना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन का लेना पड़ेगा कि पिछले साल कितनी प्रोडक्शन हुई थी, अब कितने लोग बढ़ रहे हैं, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए ताकि सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। इट ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन। और अब तो हमारी ग्लोबलाइजेशन है, सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए नहीं, हमें दूसरी इकोनॉमी के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड जो है एक स्मॉल इकोनॉमी बन चुका है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक्सचेंज, in the field of exchange, economists studies market law of prices which are determined by the forces of demand and supply, cost of production, monopoly, competition, banking, ये सब systematic study, all these can be made only with the help of statistics। अब आपको देखो एक्सचेंज क्या है, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है आपने, हमारा प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे मैटर करता है, डिपेंड करता है, तो हमें डिमांड की डाटा भी चाहिए, सप्लाई का डाटा भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डाटा भी चाहिए, कंपटीशन क्या है मार्केट में वो भी चाहिए, किस चीज में मोनोपोली है, किस चीज में बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी चाहिए, बैंकिंग सेक्शन क्या कर रहा है, तो ये सब काम जो है स्टैटिस्टिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स, with the help of econometrics, economics has become abstract science। econometrics is the combination of economics, mathematics and statistics। तो ये तीनों को मिला के इकोनोमेट्रिक्स बन गया, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारी सारी इकोनॉमी इन तीनों से मिलके ही चलती है। कैलकुलेशन, स्पेशली रिपोर्टिंग, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस में हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, बजट बनाती है हर साल गवर्नमेंट, वो भी बिना स्टैटिस्टिक्स के कैसे बनेगा बजट। हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाता है, ठीक है। आप लोगों के घर में बजट बनता है, मान लो आपके फादर को बजट बनाना है, भाई मेरे को इस महीने कितना खर्चा करना है, तो वो कैसे अपने आप से तो नहीं बनाएंगे ना, वो किससे पूछेंगे, आप लोगों से, बेटा तेरा क्या खर्चा है इस महीने, तेरा क्या है, मम्मा से पूछेंगे, फिर देखेंगे कोई फंक्शन तो नहीं आ रहा फैमिली में, कहीं और खर्चा तो नहीं करना, तभी तो आपका बजट बनेगा। जब छोटे से घर के लिए हम इस तरह से बजट बनाते हैं, तो पूरी इकोनॉमी के लिए बजट बनाने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कितना डाटा चाहिए होता होगा कि हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी कितनी आ रही है, इन्फ्लेशन कितनी आ रही है, ये सब चीजें कैसे निकलती हैं, स्टैटिस्टिक्स से ही निकलेंगी ना, डाटा से ही निकलेंगी। फिर गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी भी बनानी है कि हमें कितनी रोड्स बनानी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कितना टैक्स लगाना है, कितनी सब्सिडरी देनी है, ये सब चीजें, डिफिसिट फाइनेंसिंग कितनी करनी है, कितना हम खुद मैनेज कर सकते हैं टैक्स कलेक्ट करके, और कितना हमें फिर दूसरे देशों से लेना पड़ेगा, ये सब क्या है, पब्लिक फाइनेंस है। और ये सब स्टैटिस्टिक्स, डाटा बेस्ड है सारा कुछ, जब तक डाटा नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम यहाँ बैठे, पूरी हमारी कंट्री में कितनी रोड्स बन चुकी हैं, आप कैसे बताओगे, आप जाके थोड़ी ना देखोगे, डाटा से ही देखोगे ना, आप अपने स्टैटिस्टिक्स से ही देखोगे ना। आर द कंसेप्ट ऑफ, अब चाहे आप प्राइमरी डाटा लो जो गवर्नमेंट ने बनाया वहां से, या फिर पब्लिश डाटा लो, कहीं से भी लो, गूगल से उठा लो, आजकल तो सेकेंडरी डाटा तो गूगल से मिल ही जाते हैं हमें। Concept of economics which are based on the statistics। Input output analysis। Input output analysis क्या है कि हम क्या input डाल रहे हैं और उससे हमारा क्या output निकलता है। ये हमारा आता है सैम्पलिंग, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब कंसेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे।
तो आपने देखा स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा, स्टैटिस्टिक्स का कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, कुछ भी हमारा इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के बिना नहीं हो सकता। फिर हमारा आता है कॉमर्स में, बिजनेस में। बिजनेस में क्या रोल है डाटा का? आप जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, कुछ भी ना डाटा के बनता है। क्या है उसमें? सारा डाटा ही है ना। हाँ जी बोलिए। डाटा के बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, रेशियो निकालते हो, फिर उसकी रेशियो निकालते हो और उसको इंटरप्रिटेशन करना है, चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है या इंटरनल है, तो कितना उसका फर्दर एनालिसिस करते हैं, वो सब कहाँ से करते हैं? स्टैटिस्टिक्स से ही करते हैं। रेशियो क्या है? स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है। प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। ऊपर जो हमने प्रोडक्शन पढ़ी वो मैक्रो लेवल की थी, यहाँ प्रोडक्शन माइक्रो लेवल की है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिसीजन लेना है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स टूल तो हमें दोनों में चाहिए। इसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, बेटर एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैन बी अचीव्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। बिजनेस फोरकास्टिंग मैनेजमेंट का यही काम है कि उसको फोरकास्टिंग करनी है, अपने पास्ट को देखते हुए फ्यूचर की, प्रेजेंट को यूज करके फ्यूचर की प्लानिंग करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो सक्सेस ऑफ बिजनेस लाइज इन द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट मेड। और फोरकास्टिंग के लिए हम टाइम सीरीज यूज करते हैं, पिछले 5 सालों में हमारी कितनी सेल हुई, क्या ट्रेंड जा रहा है। कभी कभी आपने चार्ट देखा होगा, वो लाइन सी ऐसे बनी होती है, वो ट्रेंड है। ट्रेंड से ही हमें पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में हमारी क्या सेल होने वाली है। परचेज, परचेज में भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। जब आपको प्रोडक्शन चाहिए तो परचेज भी चाहिए। प्रोडक्शन जितनी चाहिए उसके रेशो में आपको मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, वो भी डिसीजन है। इसके अलावा अगर जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉपकीपर हो, खरीद के आगे बेचते हो, तो भी आपको परचेज के लिए चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिनिश गुड्स परचेज करना है। ठीक है, तो आपको सब चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए। इसके अलावा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में स्टैटिस्टिक्स इज द वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, दोनों में यूज होती है हमारी। और इकोनॉमिक प्लानिंग में इसमें मेजर डिसीजन कुछ भी लेना है आपने, उसके लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे पढ़ोगे इंटर में या फाइनल में, तो उसमें भी आप देखोगे कि हम सारी कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स से ही करते हैं। फॉर्मूलाज अलग अलग आ जाएंगे लेकिन उसमें यूज स्टैटिस्टिक्स ही होगी आपकी। तो 5 ईयर प्लानिंग करनी है गवर्नमेंट ने, उसके लिए भी उनको सर्वे करना है इकोनॉमी का, कुछ भी करना है, स्टैटिस्टिक्स और डाटा के बिना नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो कितने सारे फील्ड्स हैं इसके, जहां जहां आप कल को स्टैटिस्टिक्स पढ़ के भी एडजस्ट हो सकते हो। स्टैटिस्टिक्स वर फर्स्ट कलेक्टेड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स फॉर द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। देखो एस्ट्रोनॉमी में भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोगों के, हम कई बार आप लोगों ने देख सुना होगा, कुंडली बनवानी है जी, हाथ दिखाना है जी, आप कब पैदा हुए, किसी से बनवाते हैं। तो हालांकि मैं इनमें बिलीव करती भी हूँ और नहीं भी करती, कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स होते हैं, आप कब पैदा हुए, किस टाइम पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वो स्टार्स एंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमी अगर कभी आप सीखो या उनसे पूछो तो वो भी सारा स्टैटिस्टिक्स का गेम है। कॉमन बिटवीन फिजिकल साइंस एंड एक मिनट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एस्ट्रोनॉमर्स अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी अरुण, आ जाओ, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, बेल कर लो। हाँ हाँ जी, तो methods to deep in their study, astronomers generally take a large number of measurement. In most cases there is some difference between several observations. इसके अलावा मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी क्या है? प्रेजेंट एंड पास्ट टू फोरकास्ट, वही मैंने जो आपको पहले बताया कि टू कंपेयर प्रेजेंट विद द पास्ट और फोरकास्ट फॉर फ्यूचर इधर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा कि मौसम विभाग सुना है कभी? वो मौसम विभाग जो हमें बता देता है कल बारिश होगी जी, ठंड पड़ेगी, सुना है ना? पता चल जाता है ना? यस मैम। तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स काम करता है, वहां भी वो स्टैटिस्टिक्स से ही कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा बायोलॉजी में बायोलॉजिकल थ्योरीज हैज बीन फाउंड क्लोजली एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिकल मेथड। कार्ल पर्सन्स इज द जर्मन साइंस, इन्होंने कोरिलेशन का दिया
होल डॉक्ट्राइन रेस्ट इन स्टैटिस्टिकल। तो वो कहते हैं बायोलॉजी में भी आपको जरूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स में भी जरूरत पड़ती है, तो ये सारे एरियाज हैं जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। कहीं आप में से कोई पीएचडी करे आने वाले टाइम में, तो पहले स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं उसके अंदर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बिना आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। डाटा कलेक्ट करोगे तभी रिसर्च करोगे उसके ऊपर। नेचुरल साइंस जो आपकी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजिकल, मैथमेटिक्स, इन नटशेल कोई भी चीज, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, बॉटनी है, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, कोई भी आपकी एरिया ऐसा नहीं है जो बिना स्टैटिस्टिक्स के आपका चल सके। कैलकुलेशन हर जगह चलनी ही चलनी है। एजुकेशन में भी आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि अगर मुझे चाहिए कि हाँ कोई नया कोर्स, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी टू स्टार्ट न्यू कोर्स, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या फैसिलिटीज चाहिए, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी आपका स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। बिजनेस का हमने ऊपर कर ही लिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टैटिस्टिक्स का स्कोप। आगे है लिमिटेशंस। कोई भी आर्ट, कोई भी साइंस, कोई भी आपका लॉ, कोई भी थ्योरी, कोई भी एजुकेशन, इवन देन हम लोग ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके सिर्फ फायदे हों। हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फूल के साथ साथ कांटे भी हैं। आपने अगर साइंस का बचपन में एक पैराग्राफ याद किया होगा विज्ञान के बेनिफिट्स और नुकसान, तो उसमें भी आपने किया होगा कि जिस तरह नाइफ से हम तरकारी भी काट सकते हैं और मर्डर भी कर सकते हैं, इसी तरह मतलब स्टैटिस्टिक्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, बिकॉज कोई भी चीज बिना लिमिटेशंस के नहीं होती है। तो इसके नुकसान क्या है? डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम्स। Statistics from very nature of subject can't and never will be able to take into account of individual cases. अभी हमने बोला सैंपल लेंगे, ये करेंगे, तो हम इंडिविजुअल केसेस में हर टाइम नहीं जा सकते। सेंसस भी हम 10 साल बाद करते हैं, लेकिन उसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। तो इसका मतलब हम ट्रू पोजीशन को रिवील करने में पॉसिबल नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। इसके अलावा डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा। आपका जो फिनोमिना है वो क्वांटिटी पे चलता है सारा। अगर हम ये कहें कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं, मेरे को ये तो पता है, उसमें से इतने बच्चे सीएम में कर रहे हैं ये भी पता है, 90% ले रहे हैं ये भी पता है। ऑनेस्टी कितनी है भाई? चलो सारे ऑनेस्ट हैं, कितनी ऑनेस्टी है? क्या ऑनेस्टी को हम न्यूमेरिकल डाटा में मेजर कर सकते हैं? कितना किसी की एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, इंटेग्रिटी क्या है, गुडविल क्या है, ये सब चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। क्वांटिटेटिव डाटा तो हम ले सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, पर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हम नहीं ले सकते। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एवरेज के बेस पे चलता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल आइटम्स रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब मैंने कह दिया कि हाँ जी जितने बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट के हैं ना स्कूल के, सब 90% में है, तब 90 तो एवरेज निकाल लिया है ना भाई। कोई उसमें 99 भी होगा, कोई उसमें 80 भी होगा, कोई तो इट मे वेरी फ्रॉम 80 to 99 ना, सब तो एक जैसे नहीं है ना। क्लियर? तो वो हम एवरेज को ही लेते हैं, हर एक को हम नहीं कर सकते। बेटा रूटर लगवा के ना उस रूम तक हमें वाईफाई चाहिए, हमारा इधर लगा हुआ है। ये वायर हमारी डली भी हुई है कुछ यहाँ पर, यहाँ तक देखना, ये मैंने FTTH लगवाया था अपना BSNL का, लेकिन चला नहीं था। उस रूम में है वाईफाई। अभिषेक सारा बता दो। हाँ तो क्या हो गया, उसी का रूटर ही लग जाएगा ना, वहां जाएगा ना, वाईफाई की रेंज वहां तक चाहिए। हाँ उसी के लिए बुलाया है बेटा। हाँ एक बार आप बता दो, सारा गाइड कर दो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। तो आपकी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम सब हर आइटम को नहीं ले रहे हैं, तो एंटायर स्टोरी उसमें रिवील नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स आर द स्टार्स आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट हैव मेक ब्रिक्स। तो आपका जो है ना, जब भी आप कोई इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे, थोड़े दिन बाद कोई और इकोनॉमिस्ट आएगा, वो उससे अलग डेफिनेशन देगा। It must not be assumed that a statistical method is only method or use in research. Neither should this method be considered the best way to attract every problem. एक मेथड के बेस पे आप नहीं चल सकते, ठीक है। Statistics is liable to be misuse. ऐसा भी हो सकता है कि इसका misuse हो जाए, imperfect टूल है। अब मान लो मैं गवर्नमेंट की एडवाइजर बन जाती हूँ कल को,
और मुझे बताना है कि हाँ कितना कंजम्पशन हो रही है हमारी इकोनॉमी में, कितना हो रहा है। अगर आप थोड़े दिन पहले सुनो, मैं किसी पॉलिटिक पार्टिकल का नाम नहीं दूंगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सुनने में आया था कि पर डे का 15 रुपए खर्चा है जी, 20 रुपए खर्चा है। कोई फैमिली ऐसी है गरीब से गरीब फैमिली भी जो 15 रुपए या 100 रुपए पर डे में अपना खर्चा पूरा कर सके, अपना खाना पूरा कर सके? तो वो क्या है? मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स बना के दे रहे हो तो फिर क्या वो गलत भी हो सकती है? डाटा है भाई, गलत डाटा दे रहे हो तो क्या करेंगे? कोई डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो तो डाटा के बेस पे आपका डिसीजन लेगी। अगर आपने गलत डाटा दे दिया तो डिसीजन भी गलत होगा। ठीक है? सो स्टैटिस्टिकली डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। तो डाटा जो है आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, जबकि वो नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 90% एवरेज है, किसी के 80 भी होंगे, किसी के 99 भी होंगे। तो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस कुछ भी नहीं होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। स्टैटिस्टिकल यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। अब हमने लेना है कि टूल्स क्या हैं। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। हमारे क्या टूल्स यूज होते हैं, टेक्निक्स क्या हैं, आपको ये याद रखना है। इसमें से आपका एमसीक्यू आ सकता है कि क्या टेक्निक्स हैं हमारी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं। तो पहला है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने डाटा कलेक्ट करना है, उसको टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करना है, प्रेजेंटेशन जिसको हमने बोला था। फिर उसकी हमने मेजरमेंट करनी है, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, उसकी एक वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? मैंने अभी बोला कि 90% एवरेज ले लिया, फिर 80 और 99, तो मेरी डिस्पर्शन एक तरफ कहाँ है, 90 से 80 तक 10% की डिस्पर्शन है, दूसरी तरफ 9% की डिस्पर्शन है। तो वो डाटा की डिस्पर्शन भी हम निकालेंगे, आगे इसके मेथड्स आएंगे हमारे पास। इसके अलावा टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग एंड इट्स यूजेस, बिजनेस फोरकास्टिंग, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये सब टेक्निक्स हम 1 by 1 आगे हमारे पास आएंगी और हम करेंगे। तो सबसे पहले उसने बोला कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा के 2 सोर्सेज हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब रॉ डाटा जो हमने लिया, अभी उसकी कोई इंफॉर्मेशन में हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ ले लिया। ठीक है, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के भी 2 तरीके हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आगे आएगा, देखो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय पर्टिकुलर पर्सन। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्वेश्चन, वो नोट करते रहना। ये आपके एमसीक्यू बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स भी आपका एमसीक्यू बनता है। प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन भी आपकी एमसीक्यू बनती है और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन भी आपका एमसीक्यू बनता है। इट इज द डाटा कलेक्टेड बाय पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ओन यूज फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज। मेन जहां से डाटा जनरेट हो रहा है। अब मैं आपसे एक एक बच्चे से उसका नाम पूछूं, बिकॉज आज हमारे पास टाइम नहीं था, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं ली, पर अगर मैं आपसे एक एक बच्चे का नाम पूछूं और उसके परसेंटेज मार्क्स पूछूं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ऑन द अदर वे मैं सबको बोलूं सर मुझे बता दो कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। तो डायरेक्ट हम उस पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से जब हम डाटा ले रहे हैं, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी जब हम पब्लिश इंफॉर्मेशन या कहीं इन्वेस्टिगेटर या कहीं से भी ले लेते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा आप किस तरह से कलेक्ट करोगे, उसके क्या क्या मेथड है, ये फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कौन से हैं, फिर हर एक की अलग डेफिनेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसमें इन्वेस्टिगेटर कैसे डाटा कलेक्ट करता है पर्सनली। ठीक है, इट इज रिलायबल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। पर्सनली मैं आप सबसे एक एक से मिलूं, एक एक का फैमिली की डिटेल्स पूछूं, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या है, कनेक्टेड टू एक्सपेक्टेड टू हो नो नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्सन फॉर whom the inquiry is meant। आपके बारे में मैं किसी एक के बारे में जानना चाहती हूँ, सर से बात करती हूँ, सर उसके बारे में बताओ जरा, वो स्टूडेंट था क्लास में, दैट इज indirect oral investigation। Estimates from the local sources and correspondence, here investigator appoints agent and correspondence to collect the data। ये अगर आपने क्राइम पेट्रोल या सीआईडी में देखा हो ना, तो वो कुछ एजेंट्स छोड़ देते हैं, इसके बारे में कलेक्ट करो डाटा। मतलब वो तो एक दूसरी सेंस में चला गया। अदरवाइज भी अगर मैंने किसी को अपॉइंट कर दिया, भाई जाओ जी आप सभी स्कूलों से डाटा लेके आओ, दैट इज इनडायरेक्ट लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस।
क्योंकि मान लो मैं अब फिर वही बात आ जाती है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी स्टेट्स का डाटा चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि वो हर एक स्टेट और हर एक सिटी में जाएं। तो हर सिटी हर स्टेट में अपने एजेंट्स हैं, उनके अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, वो कलेक्ट करके, जैसे आपकी एमसी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके पास डाटा होता है, वो सारा फिर आगे भेज देते हैं, बर्थ का भी और डेथ रेट, बर्थ रेट सब। डाटा थ्रू क्वेश्चनियर्स, अभी जो रिसर्च करते हैं बच्चे, वो कभी आपसे अगर किसी ने भरवाया वो क्वेश्चनियर बना देते हैं और आपको उस पर यस नो करके देना होता है वापस, तो वो भी डाटा कलेक्शन का एक तरीका है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमिरेटर्स, दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन सेंसस, खुद घर घर जाके वो जो पूछते हैं। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के तो बहुत तरीके हैं, सबसे बड़ा तरीका है गूगल बाबा, कुछ भी ढूंढ लो वहां से। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, इसके अलावा न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसर्च पेपर, जो यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में जो लोग रिसर्च करते हैं उनकी थीसिस पढ़ी होती हैं, उनको पढ़ो आप। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑफिशियल पब्लिकेशंस, किसी गवर्नमेंट ने, कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी क्रॉप के का स्टैटिस्टिक्स इशू कर दिया, अपनी इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स इशू कर दिया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स इशू कर दिया, वहाँ से आपने ले लिया। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये आपके सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा का सारा हो गया आपको क्लियर कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और उसको कलेक्ट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी डाउट? यस नो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? हैंड रेज कर सकते हो। मैम। गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ए ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात ये आती है कि हमें डाटा चाहिए किसके लिए, उसके लिए फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मान लो मैंने आपका डाटा ले लिया, उसमें से मैंने क्लासीफाई किया गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग, या फिर 80 to 85 का अलग, 85 to 90 का अलग, 90 to 95 का अलग, 96 to 99 का अलग। तो इस तरह से जब हम डाटा को सेग्रीगेट करते हैं, या जैसे सेंसस में सब डाटा कलेक्ट किया, उसमें से एजुकेटेड लोगों का अलग, अनएजुकेटेड का अलग, या सीनियर सिटीजन्स का अलग, किड्स का अलग, माइनर्स का अलग, मेजर का अलग, तो वो सब क्लासिफिकेशन होती है। और क्लासिफिकेशन उस पर डिपेंड करती है कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा काम करने का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स लेने होते हैं, और वो डिपेंड करता है हमें क्या लेने, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, कि हम क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें इलिटरेसी रेट निकालना है तो हम लिटरेट और इलिटरेट लेंगे, अगर हम बॉयज़ गर्ल्स की रेशो निकालनी है तो बॉयज़ और गर्ल्स का लेंगे, ठीक है। क्लियर? अब गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, जब आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या चीज़ों को किस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले इट शुड बी एग्जॉस्टिव। देखो आप सिर्फ इसके पॉइंट्स याद करो, आपके इसमें से एमसीक्यू बनेंगे। आपकी क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, मतलब क्लियर समझ आ जाए किसी को भी देखने वाले को, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, आपकी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई चीज़ इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है, दोनों में आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। स्टेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चेंजेस कर सके तो हम कर सकें, सूटेबल होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, होमोजीनियस होनी चाहिए, रिवीलिंग क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें से आपका एमसीक्यू बन जाएगा कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम डाटा को क्लासिफाई ना करें तो उसको समझना जो है मुश्किल हो जाएगा, और जो फालतू की डिटेल्स दी होंगी जो हमें नहीं चाहिए डिसीजन मेकर को, तो मुश्किल हो जाएगी। अब सपोज करो, इमेजिन करो आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को सारा डाटा उठा के दे रही हो जी, ये हरियाणा के अलग अलग सिटीज से आया है, ये पंजाब से, ये वो समझ पाएगा उस चीज को? आपको उसको समझाना है ना, तो उसको प्रेजेंटेशन भी तो वैसे ही करना है
क्लासीफाई भी तो वैसे ही करना होगा कि अननेसेसरी डिटेल्स नहीं चाहिए उनको, वही चीज़ चाहिए जो वो बताना चाहते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन से डाटा कंपैरिजन इजी हो जाता है और रिलेशनशिप बिटवीन सर्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इजी हो जाती है, और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो हम आगे मेथड्स करेंगे वो हम तभी कर पाएंगे जब हम डाटा को क्लासीफाई कर पाएंगे। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस तरह से हम क्लासीफाई कर पाते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू, पहले तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि 4 टाइप्स कौन सी हैं क्लासिफिकेशन की, उसके बाद फिर इनकी डेफिनेशंस आपके क्वेश्चन बनेगी। क्या हुआ, कोई इशू आ रहा है क्या? वायर मैम कॉपर मिल जाएगा, पाइप से थ्रू जाएगा, बिजली वाली जो पाइप वायर वाली डली नहीं है, ओपन डाल दो, उसी में ठीक रहेगा। वो तो खोलनी पड़ेगी सारी, आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मैं फिर इलेक्ट्रिक तो easiest method होगी, ठीक है। When the basis of classification is according to difference in quantity, तो उसको called quantitative classification. Quantitative classification refers to the classification that is based on figures. क्वांटिटी नाम से ही पता चल रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज ए क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन सच कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिफाइएबल, सच एज, देखो अब मैं आपकी क्लासिफिकेशन करूं, हाइट के बेस पे कर सकते हैं हम, वेट के बेस पे कर सकते हैं, मार्क्स के बेस पे कर सकते हैं, किसी भी बेस पे करेंगे वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हाइट भी मेजरेबल है क्वांटिटी में, वेट भी और मार्क्स भी। नेक्स्ट है हमारी टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम, द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हाँ जी 2018 से लेकर 2024 तक की हर साल की मुझे सेल बताओ या प्रॉफिट बताओ, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्या है? जो ज्योग्राफी के बेस पे होती है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है जी, पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है जी, तो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो क्वालिटी पे, जो एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करती है, सोशल स्टेटस पे डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लेवल लोग कितने हैं, अबव पॉवर्टी लेवल कितने हैं, या एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट्स। Classification according to the attribute is method in which data is divided on the basis of qualities such as, अब देखो और भी इसने बता दिया, मैरिड, सिंगल, it is qualitative, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, अगली, रिलीजन के बेस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, these are called attributes which can't be quantified, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन फिर फर्दर 2 टाइप्स की होती है, सिंपल क्लासिफिकेशन या 2 फोल्डेड क्लासिफिकेशन एंड मैनी फोल्डेड। ये फिर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कितनी तरह की होती है। सिंपल क्लासिफिकेशन और 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स रखते हैं। जैसे पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया, मेल फीमेल, दैट इज कॉल्ड डन, सिंपल। इट इज डाटा are classified only into 2 categories according to the presence or absence of only one attribute. The classification is known as simple or 2-folded classification or dichotomous classification. For example, ये जो वर्ड आ रहे हैं ना बीच में, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से थोड़े से डिफरेंट, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, इनको आप हाईलाइट जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल आता है तो यहीं से आता है। अब आपको सिंपल क्लासिफिकेशन बोल दिया जाए, बड़ा आसान है। 2 फोल्डेड थोड़ा डिफिकल्ट सुनने में लगता है कि 2 का मतलब सिर्फ 2, एक ही एट्रीब्यूट को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। और डिकोनोमियस एट्रीब्यूट्स, तो इस तरह के वर्ड बच्चे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है। तो इसने यहाँ मेल फीमेल या लिटरेट इलिटरेट 2 तरह की इसने एग्जांपल दे दिए। मोरओवर इफ द क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू ए सिंगल एट्रीब्यूट, इट इज आल्सो कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। ये 2 फोल्ड है ना, वन वे भी हो सकती है। मैनीफोल्ड क्या है? व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व्ड, दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? अब आप प्रेजेंटेशन आ गई आपकी बात की, किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे डाटा को। क्लासीफाई तो कर दिया आपने, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर और डायग्रामेटिकल। टेक्सचुअल तो बड़ा कम यूज होता है, न्यूज़पेपर में यूज होता है।
जैसे इसने पूरा टेक्स्ट बना दिया ना, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्प ऑफ द पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ। द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन, कोई इंक्वायरी कमीशन है वो टेक्सचुअल फॉर्म में ही देगी अपना, और दिस इज, आप पढ़ सकते हो, एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट में लिखना है हमने। अब इसकी मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाएगी और लेमैन भी लिख सकता है, आपको भी किसी चीज पे पैराग्राफ लिखने को बोले, मुझे बोले, हम सब लिख सकते हैं। कैन प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द डाटा। बट ऑब्जर्वेशन जो है वो मैग्नीट्यूड, मतलब एकदम देखने में हमें लग रहा है ना कि सारा पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा, हमें कैसे पता क्या लिखा हुआ है ना, तो वो चीज नहीं होगी आपकी इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका टेबुलर। टेबुलर क्या है? साइंटिफिक है, इसमें आपने टेबल बनानी है। जैसे आप एक्सेल में अगर आपने कभी काम किया हो, कॉलम और रो बनते हैं हमारे, मैट्रिक्स बनाई हो आपने। टेबुलेशन में बी डिफाइंड एज लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम. It is assigned to simplify the presentation of data for purpose of analysis and statistical interference. This has defined tabulation. कैसे है? Tables are means of recording in permanent form the analysis that is made through classification by placing things that similar to be compared. अब अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट में मैं इसके क्रक्स पे आ रही हूँ। टेबुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियस डिवाइसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन द कंडेंस्ड एंड रेडली कंपैरिजनेबल फॉर्म, क्योंकि इसमें कंपैरिजन इजी हो जाता है। इट अटेम्प्ट्स टू फर्निश द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ डाटा। ना तो हमारी क्वालिटी खत्म होती है उसमें, ना यूजफुलनेस खत्म होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो ये डाटा आपका कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई बना देता है, इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाती है, इकोनॉमाइज स्पेस कम यूज होता है। इकोनॉमी मतलब यहाँ पर वो वाला है कि कम स्पेस में एक ही ग्राफ, एक ही पेज में, एक ही टेबल में आप बहुत सारा डाटा दिखा सकते हो। फैसिलिटेट कंपैरिजन इजी हो जाता है। डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न, ट्रेंड पता चल जाता है कि पिछले सालों से क्या चल रहा है और पैटर्न क्या है, और हम फ्यूचर स्टडीज के लिए इसको रेफर भी कर सकते हैं, रेफरेंस भी ले सकते हैं इसका। फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इजी हो जाती है। एरर्स एंड ओमिशंस अगर हो तो वो हमें पता चल जाती हैं देखते ही। और क्लैरिफाई द करैक्टरिस्टिक्स, उसकी स्टैटिस्टिक्स हमें करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाती हैं। अब है आपका एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। अब अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसके क्या पार्ट्स होते हैं? टेबल आपने बनाई है, कभी एक्सेल बनाया होगा कभी ना कभी, या फिर टेबल वैसे बनाई होगी। तो टेबल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी सीक्वेंस नंबर, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली व्हेन लार्ज नंबर ऑफ टेबल इन स्टडी। नंबर में भी पुट इन सेंटर, अबव द टाइटल और एट द बॉटम ऑफ टेबल। टेबल का नंबर दिया हमने, टाइटल दिया टेबल का, किस चीज की टेबल बना रहे हो। एवरी टेबल शुड हैव टाइटल जो क्लियर करेगा कि इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ब्रीफ देगा कि इसके अंदर है क्या, और वो हमेशा बोल्ड में होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखना, इसमें से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। डेट आपको टेबल की जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, अब आपने मेरे को दे दिया कि हाँ ये आपने अगर जर्नल करी हो तो आपने देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना हम उसको, तो वही चीज है। अगर आपने बिना डेट के कोई चीज दे दी, मुझे क्या पता आप कौन सा डाटा दे रहे हो और कब का दे रहे हो। Stubs of row designations. Each row और table must have headings. Row और column सबके अपने headings होने चाहिए। तो row को इसने यहाँ stubs बोला है और column को captions बोला है। ये चीजें आपको बड़ी ध्यान से याद रखनी है। मैं वही कह रही हूँ, जो different words आपकी vocabulary यूज हो रही है यहाँ पर, उसको आपने ध्यान रखना है कि stub किसके लिए यूज हो रहा है, row के लिए। Stub clarify the figures in row. एंड कैप्शंस किसके लिए यूज हो रहा है? कॉलम के लिए। वो तो आपको पता ही है, रो का नाम भी देना है और कॉलम का नाम भी देना है। उसके बाद बॉडी ऑफ टेबल, जो जैसे आप मैट्रिक्स बनाते हो तो रो और कॉलम के बीच में वैल्यूज होती हैं, वो हमारी बॉडी ऑफ टेबल होती है। उसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आती है सारी, ठीक है। बॉडी में क्या आती है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जिसको आप सेल बोलते हो। अगर आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा तो सेल, ठीक है। जैसे हम बोलते थे C3-4, इसका मतलब थर्ड कॉलम का थर्ड रो की फोर्थ कॉलम, वो सेल हो गया ना हमारा। उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आप किस में उसको मेजर कर रहे हो, क्या आप थाउजेंड्स में ले रहे हो, क्या आप रुपीज में ले रहे हो, वो हमेशा टेबल के ऊपर लिखा होना चाहिए। जर्नल में भी हम लिखते हैं रुपीज इन 1000, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़। जितनी बड़ी बड़ी फिगर बनती चली जाएंगी उतने ही हमारे
उसका जो यूनिट्स का टाइटल है वो चेंज होता चला जाएगा। सोर्स नोट्स, आपको नीचे नोट में लिखना है कि ये डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, क्या ये प्राइमरी डाटा है, क्या ये सेकेंडरी डाटा है, और डाटा कलेक्ट कहाँ से किया। कभी गूगल में कोई आज टेबल निकाल के देखना, आपका ये होमवर्क है, उसके नीचे सारा आपको समझ आ जाएगा कि इसमें स्टब क्या है, कैप्शन क्या है, टेबल क्या है, इसकी बॉडी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर्स क्या है, नीचे लिखा होता है सोर्स में भी कि हमें कहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया है। फुट नोट और में उसकी रेफरेंस भी जरूर लिखी होती है। तो अब देखो ये आपकी टेबल है, जैसे ये हमारा टाइटल आ गया, ठीक है, यहाँ पर स्टब्स मीन्स रोज, ये कैप्शंस कॉलम, ये बॉडी आ गई हमारी, ये सोर्स हमने कहाँ से इसको कलेक्ट किया, और फुटनोट में उसकी रेफरेंस वगैरह आ जाएंगी। देन डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन क्लियर है। देखो टेक्सचुअल में आपको सारा पढ़ना पड़ रहा था, टाइटल में आपको देख के ही सब पता चल जाएगा। इस फैसिलिटेट कंपैरिजन, जो आपकी टेबुलर होती है ये आपकी रो एंड कॉलम को कंपैरिजन करने में इजी होती है। कॉम्प्लिकेटेड डाटा को आसानी से टेबुलेशन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते टेक्स्ट में आपको उसको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा टेबल में। इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिकल, और अगर आपको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन जरूरी है। बिना टेबुलेशन के हम